हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, अभी हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा दैट इज आवर एसेट मार्केट। ठीक है, ये हमारी एसेट जो मार्केट है, ये गाइस आईएसएलएम थ्योरी का ही कॉन्टिन्यूस पार्ट है। हमने इससे पहले की क्लासेस में आईएस थ्योरी को डिस्कस किया था, यानी इनकम एंड स्पेंडिंग। एंड उसमें हमने काफी कुछ डिस्कस किया था कि कैसे हमारी नेशनल इनकम डिटरमाइंड होती है, कैसे हमारा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड होता है इन द गुड्स मार्केट। ठीक है, कैसे हमारा गुड्स मार्केट का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी गुड्स मार्केट को। ठीक है, तो ये हमने अपनी लास्ट कुछ सेशंस में गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था, जिसे हमने आईएस कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एसेट मार्केट। अब काफी लोग एसेट मार्केट में या एसेट मार्केट को एलएम इक्वेशन या एलएम मार्केट भी बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत ही सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स भी मैं कह सकता हूँ, जिनको एसेट मार्केट के नाम से सिर्फ एलएम मार्केट पता है। मतलब वो जो पढ़ाते भी हैं या स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, एसेट मार्केट के नाम पे सिर्फ एलएम थ्योरी पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये समझना पड़ेगा उस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई और वो टॉपिक का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट का रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमारे मेन ऑथर्स ने या मेन इकोनॉमिक्स ने इसके बारे में नहीं बताया। ऐसा नहीं है, उन्होंने बताया है, उन्होंने बिल्कुल बताया है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आईएसएलएम थ्योरी किसकी थ्योरी थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन, आईएसएलएम थ्योरी किसकी थ्योरी थी, कौन वो इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने आईएसएलएम थ्योरी को इन्वेंट करा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है कि इसको हम स्टैंडर्ड नेम में क्या बोलते हैं। एक मेरा क्वेश्चन और है आपसे, आईएसएलएम थ्योरी को स्टैंडर्ड नेम में यानी इसका स्टैंडर्ड नेम क्या होता है। ठीक है, 5 सेकंड का समय लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, याद करिएगा। अगर याद आ जाए तो लिख दीजिएगा, और अगर आप गूगल सर्च भी कर रहे हैं तो गूगल सर्च करके भी लिख दीजिएगा, क्योंकि आपकी रिसर्च जरूरी है। भले ही आप गूगल पे कर रहे हो, किसी बुक में देख रहे हो मेरा कोई भी क्वेश्चन का आंसर, बट जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप बहुत कुछ ऑलरेडी जान रहे हो। ठीक है, और ध्यान रखना, एक स्टूडेंट को टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो होता है वो एक समय में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा होता है, लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो उसी समय में अपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेके बैठा हुआ होता है। मतलब आपके माइंड में इकोनॉमिक्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी आ रहे होंगे, मेरे दिमाग में सिर्फ इकोनॉमिक्स ही आ रहा है। राइट, तो ध्यान रखना, स्टूडेंट को टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, उनसे ज्यादा 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। ये एक अच्छे स्टूडेंट की खास बात होती है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, आपका टाइम मैंने इसलिए लिया, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको कि आईएसएलएम थ्योरी किनकी थ्योरी है। वो थ्योरी जे आर हिक्स और हेंसन की थ्योरी है। चार इकोनॉमिक्स थे, हिक्स, हेंसन, लर्नर एंड जॉनसन, ये चार इकोनॉमिक्स थे। कब? इन 1937, 1937 में। इन 1937, 1937 में इन्होंने आईएसएलएम थ्योरी को इन्वेंट किया। किस स्टैंडर्ड नाम के साथ इन्वेंट करा? My question was which is the standard name. ठीक है, which name क्या था? What is the standard name? That is neo Keynesian theory. I repeat myself again, it is neo Keynesian theory. neo Keynesian theory, NEO Keynesian theory. मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, NEO, कॉपी के टॉप पे लिख लेना, NEO Keynesian theory। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आगे गाइस अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, एसेट मार्केट बेसिकली होता क्या है। हाँ, कुछ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली एसेट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे वेल्थ ट्रेड होती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, व्हाट डू मीन बाय वेल्थ? वेल्थ क्या होती है? देखिए, जो आप सोच रहे हो वो नहीं होती वेल्थ। ठीक है, वेल्थ अगर मैं इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली बात करूं तो जो मनी होता है, नो डाउट सबको पता है मनी इज ऑल्सो द वेल्थ। ठीक है, और बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। बॉन्ड्स भी वेल्थ होता है एक्चुअली। पहले बॉन्ड्स का केस कंसेप्ट बहुत चला करता था और आज भी बॉन्ड चलता है। बॉन्ड बेसिकली एक एक तरह की सिक्योरिटी होती है जो आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करती है। दो तरह के हमारे जो है इनकम अर्न करने के तरीके हो जाते हैं। एक तो होता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमें रिटर्न मिलेगा, जो कि वेरी कर सकता है, और वो ओवर टाइम मिलेगा, टाइम टू टाइम, मतलब मंथली एनुअली जो भी हम अपना पीरियड डिसाइड करेंगे। लेकिन एक होता है हमारा बॉन्ड। बॉन्ड एक तरह का सिक्योरिटी होती है जिसे हम आज परचेज कर लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर
मेच्योरिटी डेट पर हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, आपके माइंड में आ गया होगा कि बॉन्ड्स क्या होता है, मनी क्या होता है। तो ध्यान रखना, मनी मनी बॉन्ड्स एंड अदर एसेट्स आर ट्रेडेड, इट इज द मार्केट, इट इज द मार्केट वेयर मनी वेयर मनी बॉन्ड एंड अदर एसेट्स आर ट्रेडेड। मनी मार्केट किसे कहते हैं? इट इज द मार्केट, इट इज द मार्केट वेयर मनी बॉन्ड एंड अदर एसेट्स आर ट्रेडेड। देखिए, अगर हम बिल्कुल डिटेल तरफ जाएंगे तो हमें वो फाइनेंशियल मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बिल्कुल डिटेल की तरफ जाएंगे तो वो फाइनेंशियल मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फिर वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाएगा। अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अभी हमारे को एक आइडियोलॉजी क्लियर करनी है। हमें यहाँ पे दो चीजों पे बेसिकली दो तरह की एसेट्स पे फोकस करना है, जिसके बेसिस पे हमारी इकोनॉमी चल रही है। पहली मनी, दूसरी बॉन्ड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज मनी। तो गाइस मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि हाउ यू ओवरकम दी एलएम इक्वेशन, ठीक है। मतलब एलएम इक्वेशन तक पहुंचे कैसे, गाड़ी किस स्पीड में चली होगी जो एलएम इक्वेशन तक पहुंची होगी, ठीक है। शायद वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दिमाग में रखना कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हुए हमें उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मैंने आपको आईएफ इक्वेशन भी दिखाया था, तो विद द हिस्ट्री, ये हिस्ट्री क्या थी उसकी, एक ठीक ठाक इकोनॉमिक्स को ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। हर वो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स से जिसको सब बातें पता होती हैं। अब यहाँ पे दो बातें आती है, कौन कौन सी? एक आता है मनी, ठीक है, एक आता है मनी। व्हाट डू मीन बाय मनी? मनी, मनी, व्हाट डू मीन बाय मनी? 2 मिनट का समय लो, वीडियो को पॉज करो, गूगल करो, इधर उधर सर्च करो और मनी की डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज मनी हियर? Money is the currency which is in circulation. Money is the currency which is in the circulation or withdrawal deposit which do not provide any return. I repeat myself again. कोई पूछे what is the money? Money is basically it is a circulation. Basically, it is a currency in circulation, or you can say that withdrawal deposit which do not provide any return. Any return मतलब interest rate, क्लियर। तो मनी का मतलब क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन और विथड्रॉल डिपॉजिट, एक ऐसी डिपॉजिट जिनको विड्रॉल किया जा सकता है, which do not which do not provide या which do not give any interest, एनी रिटर्न या इंटरेस्ट एक ही बात है, ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिकली होता है मनी। मनी क्या होता है? तो एक ऐसी करेंसी या करेंसी जो सर्कुलेशन में है या विड्रॉल डिपॉजिट है, जो आपको किसी भी प्रकार का रिटर्न नहीं देती है, किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट रेट आपको नहीं देती। वी कैन नॉट अर्न फ्रॉम द मनी, वी कैन नॉट अर्न फ्रॉम द मनी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से कमाया जाता है, जो मनी हाथों में होता है उससे नहीं कमाया जाता, ऐसे इकोनॉमिक्स का मानना था। दूसरी चीज आ जाती है बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड? इट इज दिस फाइनेंशियल एसेट, it is a financial asset which provide या which gives fixed fixed amount of return, फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न। क्या होता है भाई बॉन्ड? बॉन्ड्स का मतलब होता है बेसिकली एक फाइनेंशियल एसेट्स होती है जो आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करती है। इसका मतलब होता है, इसे आप एक तरीके से सिक्योरिटी भी कह सकते हो, ठीक है। एक एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो एलआईसी होता है वो भी एक तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है। एलआईसी आपको मालूम होगा, ठीक है। एलआईसी बेसिकली सबने ले रखा हो, जीवन बीमा बहुत लोगों ने ले रखा होता है। तो उसमें जब आप उसको लेते हो तो आपके पास बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। और आप पैसा देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, उसमें एनुअली चार्जेस मतलब एनुअली पेमेंट होती है। आप देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो। आफ्टर सम टाइम जो भी आपका मेच्योरिटी ईयर आपने माना हुआ होगा, जो भी आपने
उसका मेच्योरिटी पीरियड माना हुआ होगा। आफ्टर द मेच्योरिटी बेसिकली डेट, उसके बाद में आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। एक तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा जो आपने पे करा होगा टाइमिंग के साथ, और उसका एडिशनल भी आपको दिया जाएगा वहां पर, ठीक है। और अब तो बहुत सारी वैरायटीज उसमें आ गई हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट पे हमारा बॉन्ड्स का मतलब होता है इट इज अ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। बॉन्ड का मतलब होता है फाइनेंशियल एसेट। अब एक बड़ी प्यारी मैं आपसे बात बोलना चाहूंगा, जरा सुनना ध्यान से। देखिए, यहाँ पे मैंने टर्म यूज करा है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हो आप। और यहाँ पे आया बॉन्ड। देखिए, हमारी इकोनॉमी में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बॉन्ड जो होता है और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट चलती है। मैं दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो मैं इन्वेस्ट करूंगा जिससे मुझे रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट रेट के रूप में, जो कि मुझे हर पीरियड में मिलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट वन टाइम में और मुझे वो मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, जैसे मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और वो वेरी करता रहेगा। और वो क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा, ठीक है। एक ऑप्शन मेरे पास ये वाला हो जाता है। एक ऑप्शन हमारे पास में होता है बॉन्ड्स का। बॉन्ड में आपको बताते मैंने सिक्योरिटी होती है। अब बात ये आ जाती है कि हाउ द बॉन्ड, बेसिकली बॉन्ड या फाइनेंशियल मार्केट एंड द मनी मार्केट इंटर रिलेट विद ईच अदर। कैसे लोग इसको आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे चीजें आपस में कनेक्ट रहती हैं। अब इसका मीनिंग आप समझिएगा। देखिए, होता क्या है कि जैसे बॉन्ड से, बॉन्ड का एक प्राइस होता है, बॉन्ड का एक प्राइस होता है। तो जो बॉन्ड का प्राइस है, अगर वो बढ़ता है, बॉन्ड का प्राइस अगर बढ़ता है, अच्छा बॉन्ड का प्राइस क्यों बढ़ेगा, जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी। अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड फॉर बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ेगा। और ध्यान रखना, जब बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ रहा होता है तो लोग बॉन्ड्स की तरफ जा रहे होते हैं। जब किसी चीज की प्राइस बढ़ रहा होता है तो लोग उसकी तरफ जा रहे होते हैं। बॉन्ड का प्राइस बढ़ने का मतलब होता है उस पर रिटर्न बढ़ना। आप समझो, मैंने एक बॉन्ड ले लिया, ठीक है, यानी एक बॉन्ड मैंने ले लिया, ये बॉन्ड एक तरह का, ठीक है। और इसका प्राइस बढ़ रहा है तो लोग इसकी तरफ भागेंगे ना, क्योंकि बढ़ रहा है। आज इसका 10 है, कल 15, परसों 20। आज मैं ले लूंगा 10 रुपए पर, चलो 15 पे मैं ले लिया, मुझे पता कल को 20 होगा। फिर किसी ने 20 पे ले लिया, फिर इसको पता कल को 25 होगा, तो हर को बंदा बॉन्ड की तरफ भागेगा। जैसे प्रॉपर्टी के दे, जैसे प्रॉपर्टी है, हर कोई बंदा प्रॉपर्टी, एक टाइम ऐसा आया था कि हर कोई बंदा प्रॉपर्टी की तरफ घुस रहा था। और अभी भी जनरली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, रियल एस्टेट, ये बहुत तगड़ा रिटर्न देता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ले लो, उस पे फिर फ्लैट सिस्टम बनाओ, फ्लैट वगैरह बनाओ बहुत सारे। आफ्टर सम टाइम जब वो बिक जाते हैं तो एक बहुत डिसेंट अमाउंट मिलता है, राइट। और उसके जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे पास या तो मैं इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट एरिया में इन्वेस्ट करता है, या मैं बॉन्ड्स में लगाता। अगर बॉन्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो रही होगी। मानते नहीं मानते हो। अब भाई, अगर बॉन्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम होगी, क्योंकि लोग जो इन्वेस्टमेंट डिमांड में पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड करते थे, पैसे की डिमांड करते थे, वो यहां से उठ के बॉन्ड की तरफ चलेगा। कहां की तरफ चलेगा, बॉन्ड की तरफ चलेगा। कहां से उठ के आए, वो यहाँ से उठ के आए। जो इन्वेस्टमेंट डिमांड करते थे वो यहाँ से उड़ के सीधा बॉन्ड की तरफ चला गया, और बॉन्ड की तरफ चलेगा तो डिमांड फॉर बॉन्ड बढ़ने लगा। जो प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ता है तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होती है, यानी ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है। प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होगी। प्राइस ऑफ बॉन्ड कम होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होगी। मतलब वो ऐसा हो जाएगा, अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है। ऐसे कर लेता हूं मैं, ठीक है, ये ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना गाइस, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। ये जो है, ये वाला जो है, ये हमारा बॉन्ड्स है। ये जो है ये इन्वेस्टमेंट है। मैं रिपीट करूँ, ये बॉन्ड्स है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये बॉन्ड्स है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये बॉन्ड्स है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जिसकी डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट का डिमांड का प्राइस कम हो जाएगा। और प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इंटरेस्ट रेट जो होता है, तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली कम हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर बॉन्ड का प्राइस कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो दिमाग में रखना, हमारी इकोनॉमी में जो बॉन्ड होता है और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बैलेंसिंग पर ऐसे रहती है, वो तराजू के दोनों तरफ रहती है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। दिमाग में रखना, बहुत डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ इकोनॉमिक्स को मैं। गॉट इट। चलो, तो मैंने क्या बोला कि बॉन्ड मार्केट और इन्वेस्टमेंट मार्केट अलग अलग तरीके से चलती है। अब बात यहाँ पे रुकती नहीं है हमारी इकोनॉमी में। देखो, मैंने एक चीज बोली थी, वेल्थ,
मैंने क्या टर्म यूज किया था? वेल्थ। वेल्थ बेसिकली मल्टीपल एसेट्स में डिवाइडेड होती है। अब मैं एक बार इसको रफ कर लूंगा, वीडियो को पॉज करके छाप लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब वेल्थ बेसिकली इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इकोनॉमी ये कहती है कि वेल्थ का मतलब हो जाता है, वेल्थ इज व्हाट। अच्छा, वेल्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा टर्म वेल्थ। सो दैट इज मनी डिमांड प्लस डिमांड फॉर बॉन्ड। मनी डिमांड प्लस डिमांड फॉर बॉन्ड, लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा। एल, मनी डिमांड को हम लोग एल मतलब लिक्विड, एल डिनोट फॉर लिक्विड। ठीक है, एल डिनोट फॉर लिक्विड लिख लेना साइड में कहीं पर। एल डिनोट फॉर लिक्विड, लिक्विड प्रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। एंड डिमांड फॉर बॉन्ड को मैं डीबी कर देता हूँ। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, मतलब समझना, बड़ी प्यारी बात करने वालों में मजा आएगा। ठीक है, सिमिलरली इकोनॉमी कहती है कि वेल्थ हमारा अगर डिमांड साइड है, वेल्थ हमारा डिमांड साइड है तो मनी डिमांड प्लस डिमांड फॉर बॉन्ड्स आ जाएगा। वहीं अगर वेल्थ हमारा सप्लाई साइड है तो इट इज बेसिकली मनी सप्लाई प्लस सप्लाई ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। प्लस सप्लाई ऑफ बॉन्ड आ जाएगा, प्लस सप्लाई ऑफ बॉन्ड आ जाएगा, प्लस सप्लाई ऑफ बॉन्ड आ जाएगा, प्लस सप्लाई ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसको और सिंपलीफाई करके लिख लो। तो मनी सप्लाई बेसिकली व्हाट, देखिए ध्यान रखना, आपको अंडरस्टूड कुछ बातें पता है कि डिमांड फॉर मनी कौन करता है? लोग, कंज्यूमर्स, इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, कंज्यूमर्स वगैरह। और सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है? सेंट्रल बैंक, which basically means supplier of money. Central bank is the main supplier of money. Central bank is the main supplier, meaning central bank have the all authority of supply money. ठीक है, तो ये हो गया M/P प्लस सप्लाई ऑफ बॉन्ड SB। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इकोनॉमी ये कहती है हमारी इकोनॉमिक कि भाई हमारी इकोनॉमी में जो वेल्थ था, वेल्थ का जो डिमांड साइड है, ध्यान रखना जनरली वेल्थ एक ही चीज रहती है, वेल्थ में बदलाव नहीं आता, वेल्थ इज रिमेन सेम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल मानो कि ये पेन है, ये पेन मैंने बेचा। हम एक एक इकोनॉमिक मतलब एक रूम के अंदर, हमें घर के अंदर हम दो भाई हैं। ठीक है, मैंने अपने भाई को ये पेन बेचा, ये मैंने भाई को अपने पेन बेचा, उससे मैंने मांगे 10 रुपया कि भाई 10 रुपए मुझे दे। ठीक है, उसने क्या करा, उसने पापा से पैसे लिए और मुझे दे दिए। ठीक है, समझ में आना आई आई मेरी बात? उसने पापा से 10 रुपए लिए मुझे दे दिए, उससे पैसे की डिमांड हुई थी, उसने 10 रुपए पापा से लिए और ये पेन खरीदा और मुझे दे दिए पैसे वो। ठीक है, मेरे पास 10 रुपए आ गए, मेरे पास जो 10 रुपए आए थे वो मैंने पापा के पास जाके रखवा दिए कि पापा जी ये लो, मैंने 10 रुपए कमाए हैं, ये लो। और पापा ने उसको रख लिया। एक बात बताओ, पापा जी के पास जो जो खजाना था उसमें कुछ कमी आई? नहीं आई ना। 10 रुपए कम हुए, वही 10 रुपए बढ़ गए। तो टेक्निकली डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड ऑफ द डे अगर हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो बराबर होता है। अगर वो, चलो डिमांड फॉर मनी बॉन्ड भी आ गए यहाँ पे, तो ये वेल्थ थी हमारे पापा जी की वेल्थ। भाई खजाना मतलब वेल्थ। तो पापा जी की वेल्थ जब डिमांड साइड थी, जब मेरा भाई पैसे की डिमांड कर रहा था, तो उनकी वेल्थ इस कुछ इस प्रकार थी। और जब मैंने पापा जी को पैसे दे दिए तो तब भी उनकी वेल्थ इस प्रकार आ गई। इसका मतलब क्या, ये दोनों वेल्थ बराबर होती है। इक्वेशन अगर मैं कंपेयर करूं बोथ इक्वेशन, इफ यू बेसिकली कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा मुझे? यहां से मुझे मिलेगा एल प्लस डी बी इज इक्वल टू M/P विद बार प्लस का सप्लाई ऑफ बॉन्ड। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये L माइनस का M/P कर लो, इससे एक ब्रैकेट हो जाएगा प्लस डिमांड फॉर बॉन्ड। अच्छा एक बात समझना, क्या करा है मैंने, क्या करा है, इस M/P को मैं इधर ले आया, इस वाले M/P को मैं इधर ले आया,
इस एम बाई पी को मैं इधर ले आया, और ऐसे सप्लाई बॉन्ड को भी मैं इधर ले आया, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, ठीक है, डिमांड फॉर बॉन्ड माइनस का सप्लाई ऑफ बॉन्ड, और इक्वल टू में क्या मिला मुझे, जीरो। इसे मान ली मैंने इक्वेशन नंबर 3। So this is my the economic stability equation. This is always known as this entire equation here. Equation 3 is economic stability equation. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इक्वेशन क्या होती है बेटा, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इक्वेशन क्या होती है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इक्वेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इक्वेशन। जल्दी से छाप लो इसको फटाफट तेजी से, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से छापो इसको, जल्दी छापो इसको फटाफट। छाप लिया जी हैं, चलो मैं कर रहा हूँ इसको यहाँ से। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक्स, अगर उसको ऐसे पढ़ोगे कि कुछ परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है तो बहुत मजे की। ऐसा मान लो जैसे जैसे सिंगर्स होते हैं, जैसे सिंगर्स होते हैं, अब वो सिंगर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कब दे पाते हैं, एक तो वो जब वो बहुत अच्छा सीखे हुए होते हैं, और प्लस प्लस जब वो हर एक बारीकी जानते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने सुना हुआ होता है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की म्यूजिक पर वो खेलना जानते हैं। ऐसी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन वो ग्रेजुएशन लेवल का आ रहा है, एंट्रेंस लेवल का आ रहा है, यूपीएससी लेवल का आ रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हो रहा है, या आरबी ग्रेड भी हो रहा है, नाबार्ड हो रहा है, सेबी में आ रहा है, एसएससी में आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो इकोनॉमिक्स का, ऐसे पढ़ना कि उसके साथ खेल सको, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से खेल सको, ऐसे पढ़ना। अब सुनो जरा, सुन लो, मैंने एक इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, दैट इज एल माइनस का एम बाय पी प्लस का डिमांड फॉर बॉन्ड, तो यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, एल प्लस का माइनस का एम बाय पी प्लस का डिमांड फॉर बॉन्ड माइनस का सप्लाई ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू जीरो, है ना। देखो हमारी बेसिकली इकोनॉमी में एक सिचुएशन ये चलती है गाइस कि ये हमारा ये हमारा मनी मार्केट है, ये हमारा बॉन्ड मार्केट है, इन दोनों को जो सम है वो इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इनमें उथल पुथल हुई होगी, तो जो भी उथल पुथल इधर हुई होगी वही उथल पुथल इधर हुई होगी, जो भी उथल पुथल यहाँ रहा होगा वही बदलाव सेम यहाँ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं 3 सिचुएशन लेके चलूंगा, ध्यान में इक्वल टू जीरो आएगा, बिकॉज दिस इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, दिस इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब 3 सिचुएशन यहाँ पर रहेंगी, पहली वाली ये हो सकता है एल ये, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि एल इज मोर देन एम बाय पी। अब मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज मनी डिमांड इज मोर देन मनी सप्लाई। क्या होता है बेटा, मनी डिमांड इज मोर देन मनी सप्लाई। तो ये इंप्लाई करेगा, आप सोचिएगा, अगर यहाँ पे ये चीज पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, तभी प्लस माइनस जीरो बनेगा। तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, दैट इज डिमांड फॉर बॉन्ड इज बेसिकली लेस देन सप्लाई ऑफ बॉन्ड। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को, मतलब ये दोनों का इक्विलिब्रियम करना है ना मुझे, इस तरीके से मैं यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसकी थोड़ी सी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी इंटरेस्टिंग, अगर आप समझ पाओ, अगर डिमांड फॉर मनी इज मोर देन सप्लाई ऑफ मनी, बिकॉज एल इज द डिमांड फॉर मनी, एम बाय पी इज द सप्लाई ऑफ मनी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, अगर डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी से ज्यादा हो गया तो इकोनॉमी के अंदर मनी की डिमांड बढ़ गई टेक्निकली, तो पैसे की डिमांड बढ़ गई, मनी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। मनी की डिमांड बढ़ने का मतलब मनी की वैल्यू बढ़ गई, यानी आप ये कह सकते हो देयर इज एक्सिस डिमांड फॉर मनी, देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर मनी, देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर मनी। क्या होगा जी, एक्सेस डिमांड फॉर मनी होगा, और जब एक्सेस डिमांड फॉर मनी होगा इसका मतलब जब पैसे की डिमांड बढ़ेगी, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, बताओ, बढ़ जाता है, उसका प्राइस बेसिकली बढ़ जाता है। तो प्राइस ऑफ
इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, प्राइस ऑफ मनी बढ़ रहा है, दैट मीन इंटरेस्ट रेट, ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ द मनी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। क्लियर? सिमिलरली जैसे कि आपने बोला कि मनी डिमांड इससे बढ़ रहा है, तो आपने बोला सर डिमांड फॉर मनी, वो डिमांड फॉर बॉन्ड इज लेस देन सप्लाई ऑफ बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे दैट इज एक्सिस सप्लाई ऑफ बॉन्ड। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, थोड़ा स्पेस का इशू है, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज, अब सोचिएगा अगर एक्सिस डिमांड फॉर मनी, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ बॉन्ड इंक्रीज है, एक्सिस सप्लाई ऑफ बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होगा हमारी इकोनॉमी में, प्राइस ऑफ बॉन्ड। अब एक बार बताओ, किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? किसी भी चीज की, भाई किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस बेसिकली ज्यादा होता है, कम होता है, कम हो जाता है, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड बेसिकली डिक्रीजेस। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो रहा है, और कब? एक ही सिचुएशन में, एक ही सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो रहा है, तो इसका मतलब देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, जो कि मैंने आपको भी समझाया था, शायद आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं जल्दी से, अब हमारा उल्टा कर लो इसको, डिमांड फॉर मनी इज लेस देन मनी सप्लाई, डिमांड फॉर मनी इज लेस देन मनी सप्लाई, डिमांड फॉर मनी इज लेस देन मनी सप्लाई, ये क्या बोलेगा? दैट इज एक्सिस सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज एक्सिस सप्लाई ऑफ मनी, एक्सिस सप्लाई ऑफ मनी, सब मनी की सप्लाई बढ़ गई, और ध्यान रखना जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो मनी का प्राइस क्या होगा गाइस? कम हो जाएगा। जब मनी का सप्लाई बढ़ेगा तो मनी का प्राइस कम हो जाएगा, और मनी के प्राइस को हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? दैट इज इंटरेस्ट रेट। क्या बोलते हैं गाइस? इंटरेस्ट रेट। क्या बोलते हैं गाइस? इंटरेस्ट रेट। फिर बोलो इंटरेस्ट रेट, बार बार बोलो इंटरेस्ट रेट, जोर से बोलो इंटरेस्ट रेट, मिलके बोलो इंटरेस्ट रेट, सारे बोलो इंटरेस्ट रेट। यही बात ऐसे दिखाऊंगा इकोनॉमिक्स आपको मैं, टिप्स पे याद करा दूंगा, टिप्स पर। कोशिश मेरी यही रहेगी इकोनॉमिक्स सिखाना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत से टीचर्स को देखा है, जनरली वो सिर्फ सिलेबस तो चलो कवर कर देते हैं, वो तो चलो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, अगर वो एक पेड इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो उनका तो अधिकार है, हमारा भी अधिकार होता है जब हम पैसे लेके पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप फ्री पढ़ा रहे हो, जब आप किसी स्टूडेंट के भले के लिए पढ़ा रहे हो, क्योंकि अपनी सर्विस दे रहे हो आप, और आप स्टूडेंट के भले के लिए पढ़ा रहे हो, ठीक है, और जेन्युइनली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सोचना आसान होता है कि चलो भला करने की कोशिश करें, ये चीज लॉन्ग टर्म बड़ी मुश्किल से सक्सेसफुल हो पाती है। जिनकी सक्सेसफुल हो पाई वो बहुत ठीक ठाक लेवल पे कामयाब है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना, बेसिकली आप हो ना, ऊपर वाले ने क्लियर बोला है, कर भला तो हो भला। अगर एक दफा पे एक पॉइंट पे हम आपका भला करना चाह रहे हैं, तो ऊपर वाला हमारा भला अपने आप कर देंगे, वो किसी भी थ्रू हो। ये नहीं कि हमारे को कोचिंग इंस्टीट्यूट चलो, नहीं, एनी हो सकता है। सोचो तो, इमेजिन करो, कोई डिजीज है, लोगों को बीमारी होती है बहुत बड़ी बड़ी, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, ठीक है, और अगर वो थोड़ा सा भला काम कर दे तो ऊपर वालों उन बीमारी को जो ठीक कर देता है, जो पता भी नहीं चलता। तो मेरा मानना बस यही है, क्योंकि अब मैं एक ऐसे सिचुएशन में आया हूँ गाइस, मैंने अपनी लाइफ में ठीक ठाक अचीवमेंट कर ली, सब कुछ हो गया मेरे लिए, अब मैं खुश हूँ। ठीक है, अब मेरे को बस ये है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ भला करना है। ठीक है, कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मुझे लोगों की दुआएं लगे, दुआएं मिले बेसिकली, पहले दुआएं लेना चाहता हूँ, लगेंगे तो चलो बाद में, पहले दुआएं लेना चाहता हूँ। तो मेरा टारगेट बस यही है कि मैं इकोनॉमिक्स को एज मैक्सिमम पॉसिबल सब लोगों तक पहुंचाऊं, जितना दूर तक हो सकता है मैं लोगों तक पहुंचाऊं। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हो सके तो इसको शेयर कर देना। हो सके तो अपने उन लोगों, मैं ये नहीं कह रहा हूं शेयर करने का मतलब मुझे यूट्यूब से पैसे ना, बिल्कुल ना। अपना बढ़िया चल रहा है, अपन बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। मैंने शेड्यूल बना रखा है कि हफ्ते में 3 दिन मुझे इकोनॉमिक्स की वीडियो डालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन बैठ जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ, जो भी समय मिलता है अपना ऑफिस से आकर, अपनी
जनरली जो भी हम काम करते हैं वहां से आकर शाम में आके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि जैसा दिख रहा होगा आपको पढ़ाई। ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं, पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन रिवीजन करके उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसी दिन हम अपलोड कर देते हैं। तो ये बेसिकली मैंने शेड्यूल बना रखा है ये वाला। ठीक है, तो मेरा बस टारगेट यही है, टारगेट बस यही है कि आप दूर दूर तक पहुंचाओ इसको, और उन लोगों तक आप भले मत पहुंचाओ जो लोग अमीर हैं, जो बोलेंगे समीर सर प्लीज आप पैसे लेके पढ़ा दो ना, बिल्कुल ना। अपना बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे लेके तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना। हाँ, इतना हो सकता है मैक्सिमम लेवल पे कि मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे फेस करने पड़ गए, अभी तक तो आई एम बेसिकली वन मैन आर्मी शो, अभी तक तो मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। देखिए, कभी अगर मैंने किसी पर्सन को हायर, ठीक है, अपना तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बस आप ऐसे सपोर्ट करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बातों को अपनी। तो गाइस बेसिकली जैसे हमारा मनी डिमांड कम है मनी सप्लाई से, जिससे एक्सिस सप्लाई ऑफ मनी हुआ। ध्यान रखना ये इम्प्लाई करेगा, और खुद सोचो क्या इम्प्लाई करेगा ये, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई ज्यादा होगी, पैसा लोगों के पास ज्यादा होगा, तो पैसे की वैल्यू कम होगी, और जब पैसे की वैल्यू कम होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। या पैसे की वैल्यू, ध्यान रखना, जो पैसा मनी होता है उसकी जो वैल्यूएशन यूनिट होती है वो इंटरेस्ट रेट होती है। ठीक है, उसका प्राइस जो होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो ध्यान रखना इंटरेस्ट रेट कम होने लग जाएगा, रिड्यूसेस राइट डिक्रीज। ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, क्लियर। वहीं सिमिलरली अगर आप इधर समझेंगे कि इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, हमारा अगर ये बेसिकली पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज डिमांड फॉर बॉन्ड इज मोर देन सप्लाई ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब होगा एक्सिव डिमांड फॉर बॉन्ड, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, जो इंप्लाई करेगा। सोचिए अगर बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस कम होने लग जाता है, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल्स। ठीक है, प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होने लगेगा, कम। प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होने लगेगा बेटा, कम। प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होने लगेगा, डिक्रीज। ठीक है, तो ये जनरली हमारा दो केस थे। जो थर्ड केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, थर्ड केस, दैट इज थर्ड केस इज, देखिए या पे पॉजिटिव रखा या ये नेगेटिव रखा, या फिर थर्ड वाला क्या रहेगा, बराबर। तो थर्ड केस इक्वल्स टू एल, बेसिकली इक्वल्स टू एम बाई पी। इसे बोलेंगे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज एक्सेस नहीं है। मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। तो ध्यान रखना, अगर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर होगा, तो डिमांड फॉर बॉन्ड जो होगा वो सप्लाई और बॉन्ड के बराबर होगा, जिसे हम बोलेंगे बॉन्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। बॉन्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे हम इसे, मेरे बच्चों, बॉन्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे बॉन्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। रिपीट कर रहा हूं मैं, बॉन्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, रिपीट करो, बॉन्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, बॉन्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो दो चीजें हो गई, एक मनी मार्केट इक्विलिब्रियम और एक बॉन्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम और दूसरा बॉन्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, दूसरा मनी बॉन्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। नाउ दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन। कहा, जहां पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया, तो इसी पॉइंट को बोला जाता है लिक्विडिटी मनी, या डेरिवेशन ऑफ एलएम इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ एलएम इक्वेशन। यानी जो केस नंबर सी है, थर्ड केस है, उसे बोलेंगे डेरिवेशन ऑफ एलएम इक्वेशन। यानी यहां से मनी डिमांड, बिकॉज यहां पर आपका डिमांड फॉर मनी मनी सप्लाई के बराबर हो गया। अब यहां से गाइस हमारा डिमांड फॉर मनी और मनी सप्लाई कंसेप्ट स्टार्ट होगा, एलएम थ्योरी बेसिकली यहां से स्टार्ट। पहले बताओ यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको, तो यहां से हम लोग
एलएम इक्वेशन, एलएम यानी लिक्विड मनी वाला कंसेप्ट शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली कंसेप्ट था जहाँ पे मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। तो अगले जो सेशन है मेरा, अगले वीडियो में आपको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग लिक्विड मनी से, क्योंकि हर क्लास का नया टॉपिक है। अब इसका जो अगला क्लास का टॉपिक होगा एसेट मार्केट पार्ट 2 जो होगा, उसके अंदर हमारा डेरिवेशन ऑफ एलएम से शुरुआत होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। ठीक है, और फेमिकॉन क्लासेस को याद करते रहिए। ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।